लाइक मैं अगर बिजनेस कोई ओपन करना चाहूँ पाकिस्तान से यहाँ पे, हाँ, तो तो आप कैसे किसी रिक्वायर का सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर कंपनी किस्म की कंपनी खोलने के लिए ही गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी पेरेंट कंपनी होनी चाहिए पीछे आके मुल्क में। ट्रेडिंग में तो 3 कंपनीज होनी चाहिए डिफरेंट मुल्कों में, 3 मुल्कों में। एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस गवर्नमेंट ने इशू किया उन लोगों के लिए जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं सऊदी के अंदर, दैट इज इन अलाइन विद 2030 विजन। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है सऊदी गवर्नमेंट आईटी और एआई सेक्टर में कितना हेविली इन्वेस्ट कर रही है। सारे दुनिया के इवेंट्स, लीग, ये वो सब कुछ यहाँ पर करा रही है ताकि आईटी को पूरी दुनिया से यहाँ यहाँ लेकर आ एक आईटी हब बनाए। एक आईटी हब बनाया जाए। आपकी जो यहाँ कंपनी रजिस्टर होगी वो 100% आपके ही नाम पे होगी। मेरे पास आइडिया था, मैंने सबमिट करवा दिया, इंक्यूबेटर गया, इंक्यूबेटर से जो भी अप्रूवल हुआ, मीसा वगैरह सब तो वो हो गया, फाइनल हो गया। अब ये सारी चीज़ें मेरे पाकिस्तान में बैठ के की है, राइट, कि मुझे यहाँ ना पड़े। आप यहाँ भी आ सकते हैं या फिर आप जैसे कंसल्टिंग है, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज इसलिए होते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, यू विल रीच आउट टू कंसल्टेंसी, वो आपके लिए हाफ पे ये सारा काम करेगी। आपका पासपोर्ट सबमिट होगा, आपको जस्ट पैन सबमिट होगा, ठीक है, वो इंक्यूबेटर में जाएगा। वो हम भी सब जैसे अब मेरे रोल में है, तो अब मेरे काफ़ी सारे चांस है पाकिस्तान से आईटी कंपनी खोलने के बाद आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो हमें बता देंगे, उनका ये आइडिया है, उस आइडिया पर हम उनको बिजनेस प्लान प्रॉपर बना कर देते हैं, स्पेशली गल्फ में आने की है, दुबई में या रियाद में। तो अपनी डिग्रीज के अटेस्टेशन जो है ना वही पहले ही कर लो। आप अपनी मोफा की, एजीसी की सबसे पहले अटेस्टेशन कर लें। आप कहीं भी जाना है आपने एजीसी करनी, आप मोफा करिए, मोफा पाकिस्तान करिए। अगर आपको पता है आपने कौन सी कंट्री में जाना है, दुबई का पता है, अगर दुबई जाना है दुबई एम्बेसी का टेस्ट करा लें। सऊदी एम्बेसी में आना है, सऊदी एम्बेसी के लिए आपको जॉब ऑफर चाहिए होती है, वो आपकी रिंग की ऑफर के बगैर। ये मुझे भी अपने एजेंट से पता चला था। आमना हयात, business consultant and digital content creator, working in Saudi Arabia. Thank you so much coming to my podcast. थैंक यू सो मच। Can you please introduce yourself? थोड़ा briefly बताना अपने बारे में। हाँ, ओके। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। मैंने बैचलर्स किया हुआ है पास से ठीक है। इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ओके। एंड देन आई मूव टुवर्ड्स मार्केटिंग साइड बिकॉज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करने के बाद आई रियलाइज दैट दैट इज़ नॉट माई फील्ड, सो आई वुड मूविंग टू मार्केटिंग एंड सेल्स एंड स्टाफ। सो देन आई डिड माई MBA एंड आई वेंट टू नस्ट बिकॉज दैट वॉज माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम कि मैंने नस्ट में एडमिशन दी। सो फास्ट वाले टाइम के नस्ट में नहीं हुआ, तो आई थॉट लेट्स get into masters into NUS, and alhamdulillah I got my vision and I got into NUS. And NUS के बाद I have worked in multiple roles Okay. during the space from Pakistan to Saudi के बीच में जो time था, I worked with multiple companies, but I did not want to work in the roles I would say जिनमें मुझे एक जगह पे बैठ के काम करना होगा। I was of the view के मुझे different role में काम करना, so I worked in IT sector, I worked in content creation, I worked in content writing as well. So these were my major roles that I worked remotely in. और currently जो है मैं सऊदी में बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ ठीक। इन बिजनेस कंसल्टेंसी फॉर। ठीक हो गया। अच्छा, एक्चुअली अगर मैं पाकिस्तान में होती एज अ गर्ल, तो आईटी सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नज़र आती है, आप रिमोटली काम कर लो या कंपनी के अंदर काम कर लो। व्हाई डू यू थिंक कि यार मैं फाइनेंस अकाउंटिंग के अंदर बैचलर करूँ? सो बेसिकली आई वांटेड, जब मैंने इंटरमीडिएट अपना शुरू किया था, दैट इज़ व्हेन माय इंटरेस्ट इन कॉमर्स एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाज डेवलप्ड। तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि आई हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट वाज माय मेजर गोल। CA बनना था या फिर मुझे बनना था इन्वेस्टमेंट बैंकर। दीज वर माय 2 ऑप्शंस जो मैंने खुद को ही दे दिए थे कि मैंने इन दोनों में से ही कुछ बन। तो आपकी फैमिली में भी कोई इसी मेरी फैमिली में कोई नहीं है इस बैकग्राउंड से। हाँ, इनफैक्ट जब मैंने अपना मैट्रिक ख़त्म किया उसके बाद आई गॉट एनरोल्ड इनटू ICS फर्स्ट। ठीक है। आई completed my first year in ICS. ओके। I got bad marks. My result was not good, and I was a very bright child. Metric तक. Then I realized that science is not for me, and then वो science का जो आधा year गुजरा ना, तो उसके बीच में I thought, no, this is not the day for me. I should be going somewhere else. Then उस time में I met someone that was a relative of mine, not in my family, but दूर के relative था. He was a chartered accountant, and I met him. I talked with him, and then वो जो एक इंटरेस्ट होता है ना अकाउंटेंसी का, फाइनेंस का, वो डेवलप हो गया। सही। देन इंटरमीडिएट तो मैंने किसी तरह वो ख़त्म किया पहला साल। देन आई टॉक टू माई पेरेंट्स एंड आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे इधर जाना है। देन दे ऑल्सो
said कि okay, go with, do what you want. So I got enrolled in my first year again. I went into ICOM and then वहाँ से मेरा path clear था. So I have been very indecisive in my life. If you look at my path, I have been very indecisive. But I would not say I regret any of it because that has helped me shape who I am today. Okay. So then ICOM किया मैंने. ICOM से आगे मेरा path clear था. I mean कि मैंने इसी में जाना है. BS किया मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में. I did that. But before I completed my BS in accounting and finance, I got into a role जो finance related नहीं था. I started loving it. I started content writing and I got into web development also. Okay. These were my different courses जो मैंने graduation तक होने से पहले किए and then I liked these roles and luckily I got work in these roles before even graduating. Okay. So that is when I decided that I want to go in this field instead of कि मैं किसी और साइड पे जाऊँ. Okay. फिर मैंने फाइनेंस को भी छोड़ दिया और फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया. अच्छा, आपने बैचलर किया फाइनेंस और अकाउंटिंग के अंदर, देन मूव इनटू द मार्केटिंग. हाँ. अच्छा, वो एक्चुअली या तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहा अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, जैसा कि आप किसी कज़न से डिस्कशन करते हो तो वो अपने ही फील्ड के बारे में बताता है, ठीक है, वो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, आप वही कंटिन्यू करते हो. फिर उसके बाद आपको रियलाइज़ होना शुरू होता है, जब आप मार्केट के अंदर एंटर होते हो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये मैं नहीं करना चाहती थी, इसमें मूव करना चाहती थी. तो व्हाट डू यू थिंक कि वो मास्टर करने के बाद आपने क्या सीखा उस चीज़ से? अच्छा, जब बैचलर्स ख़त्म होने वाला था तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ कि मुझे जो है ना फाइनेंस नहीं करना. मुझे अकाउंटिंग बहुत पसंद था. सही. बट मार्केट में उस टाइम पे मैंने जब देखना शुरू किया, एक तो मुझे काम मिलना शुरू हो गया था ग्रेजुएशन से पहले. आई स्टार्टेड इंटर्नशिप बिफोर ग्रेजुएटिंग. सो उसने मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फाइनेंस के अलावा भी रोज़ मिल सकते हैं दैट कैन पे वेल ऑल्सो. Right. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनना इसलिए था, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि दे गेट वेरी गुड सैलरीज एंड पे एंड दे ट्रैवल द वर्ल्ड एंड दे डू स्टफ लाइक दैट. तो वो एक काइंड ऑफ ड्रीम था. इट वाज काइंड ऑफ अ बबल. बट देन आई रियलाइज कि मुझे उस साइड पे नहीं जाना बिकॉज जिस रोल में मैं फर्स्ट टाइम दी दैट वाज नॉट फाइनेंस रिलेटेड. सो वो मैंने किया. बट मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैंने इंटर्नशिप की बिकॉज पढ़ाई की थी तो कहीं तो जॉब करनी थी. सो मैं टेलीनॉर में मेरी जॉब हुई. इट वॉज एन इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब. ठीक है, 3 months की इंटर्नशिप थी. उसके बाद मेरी जॉब शुरू वाली थी. वो 3 months वो रोल फाइनेंस का रोल था. अब इन एडिशन टू दैट रोल मैं एक और काम कर रही थी. दैट वॉज अ रिमोट वर्क बट आई वॉज मेकिंग 1 lakh पर मंथ. माशाल्लाह. ग्रेजुएशन से पहले मेरा 90,000 से 99,000 1 lakh इसके बीच में अमाउंट वेरी करता था. दैट वॉज प्रोजेक्ट बेसिस का काम. एंड आई वाज मेकिंग Intent writing or some. कंटेंट राइटिंग एंड वेब डेवलपमेंट. Okay. सो क्योंकि मैं उससे पहले के कोर्सेज मैं अपने एजुकेशन मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी अच्छा, ठीक है. बट इन मेकिंग डिसीजंस आई वाज मे बी वीक और सो मैंने वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज भी किए रहा. मैंने कंटेंट राइटिंग तो मुझे आती है मुझसे. ठीक है. देन मैंने चाइनीज सीखी थी. दैट आई हैव फॉरगॉटन. सब आई फॉरगॉट नाउ बट मैंने ये सब किया था. तो जब मैं ये जॉब मेरी हुई इंटर्नशिप वाली इंटर्नशिप मैं करी थी एंड इंटर्नशिप वॉज 15,000 की इंटर्नशिप. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम मैं 1 लाख रुपए घर से बैठ के आई वर्क वर्किंग एंड राइटिंग एंड डेवलपिंग और फी. उस टाइम पे वेब डेवलपमेंट में क्या होता था, वर्डप्रेस में सिर्फ थीम्स चेंज करने के काम होता था. ठीक है, एंड देन थीम्स चेंज करने डॉलर्स अब रुपीज से कन्वर्ट होते हैं. बहुत पैसा होता That means क्या freelancing? है. हाँ, फ्रीलांस रिमोट. Or like हाँ. ठीक है. ठीक है, तो उस टाइम पे डॉलर मुझे याद है तो 50 to 70 मिनी होता था. उस टाइम पे डॉलर वो समझा ये रेट होता था. बट स्टिल वो कन्वर्जन के बाद जब ज़्यादा बनता था तो महीने के एंड में मेरे पास 90,000 95,000 ये थे. वो 3 महीने मैंने इंटर्नशिप पे गुजारी बिकॉज ऑब्वियसली हैड टू प्रूव समथिंग टू माई पेरेंट्स ऑल्सो. दे स्पेंड सो मच मनी हुआ के. तो फिर ऐसा हुआ कि जब 3 महीने गुजर गए मेरा इंटरव्यू होता है. टेलीनॉर में प्रोसीजर ये था कि पहले 3 महीने आप इंटर्नशिप देते हैं, देन उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है. उसमें वो आपसे पूछते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू या आप क्या करना चाहते हैं. Okay. तो उस इंटरव्यू से पिछले दिन जो है आई डिसाइडेड कि आई वोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज आई वाज गेटिंग 15,000 और उसी टाइम पे आई वाज गेटिंग 1 लाख. सो एवरीबडी वर्क्स एंड एवरीबडी वांट्स टू डू अ जॉब बिकॉज दे वांट टू अर्न. और मुझे ये चीज़ लग रही थी कि यहाँ जो है फाइनेंस की फील्ड में और वो जो जॉब थी उसके लीडिंग टू जो जॉब था उसमें मुझे मिल रहा था 25,000 आफ्टर गेटिंग द जॉब. Okay. आपको पता है MTOs के यहाँ सैलरी है, Ridiculous. ठीक है, मैक्सिमम वो चली भी जाती तो 30 या 40,000 पे जा रही थी. दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि फाइनेंस में उस टाइम पे मार्केट भी अच्छी नहीं थी,
जॉब्स भी अच्छी नहीं थी, आसपास फ्रेंड्स की भी जॉब्स जो थी उनको मुश्किल से मिल रही थी, और जिनको मिल रही थी उनको भी बहुत कम सैलरीज को मिल रही थी। दैट इज़ व्हेन जो मेरा आइडिया है फाइनेंस का या अकाउंटिंग का, उससे मैं डेविएट होने लगती। फिर उस साल मैंने डिफरेंट ये जॉब रोल्स, फ्रीलांस रोल्स, रिमोट रोल्स किए, एंड आई मेड गुड मनी। देन 1 साल के बाद आई रियलाइज़ के लेट्स गो फॉर स्टेबिलिटी, लेट्स गेट अ मास्टर्स डिग्री, क्योंकि कोई पता नहीं होता वक्त का आपको कब प्रिपेयर पड़ जाए। पहले से आप प्रिपेयर्ड हो कि आपके पास एटलीस्ट एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, बेशक आप अच्छा अर्न कर। दैट इज़ व्हेन आई गॉट एनरोल्ड इन मास्टर्स माय पटेल में, क्योंकि दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माय सोशल मीडिया अकाउंट, इट ऑल लिंक्स अप। हाँ, तो आई स्टार्टेड माय अकाउंट इन 2019, 2018 में मैं ग्रेजुएट हुई, 29 में काम शुरू किया। दैट इज़ व्हेन जो मेरा मार्केटिंग और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन इस तरह के शौक पैदा हुआ है। देन 2019 में ही मैंने मास्टर्स भी शुरू किया। 18 से 19 मेरा 1 साल का ब्रेक था, तो मास्टर्स में एनरोल किया। अब मास्टर्स में मार्केटिंग पढ़ी है। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर मार्केटिंग वाले रोल्स ही, अगर मैंने फाइनेंस को वहाँ पीछे छोड़ दिया था, तो फाइनेंस को उसके बाद से लेके आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया। सो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द मार्केटिंग मीन्स व्हाट डू यू थिंक कि कंटेंट क्रिएशन एक पूरी एक फील्ड है, मतलब कि आपको प्रॉपर वे में किस तरह से कॉन्टेक्ट, किस तरह से कैचिंग पॉइंट्स या क्वार्ट्स लिखने होते हैं फॉर द यूज़र, ठीक है? आप थंबनेल्स बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया। व्हाट डू यू थिंक कि पहले जो आपने टाइम स्पेंड किया है उसके ऊपर और अब के टाइम में क्या डिफरेंस है मार्केटिंग है? मार्केटिंग के अंदर पहले आई थिंक मार्केटिंग बहुत सिंपल होती थी, मार्केटिंग ईजी भी होती थी। हम लोग एक किताब के अंदर जो चीज़ पढ़ते थे ना, वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते थे। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो चलती थी, ठीक है। अब जो चीज़ें हम अपनी बुक्स में पढ़ते थे, आई डोंट नो अब क्या करिकुलम होता है, बट दैट करिकुलम इज़ नल एंड वॉइड अकॉर्डिंग टू मी। आई एम नॉट श्योर कि बाकी ओपिनियन क्या रखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी अब वो चीज़ें नहीं चलती है, बिकॉज मार्केटिंग ट्रेंड्स डेली बेसिस पे इतना चेंज हो रहे हैं। एल्गोरिदम का इतना गेम है। अब एल्गोरिदम्स हमने अपने मार्केटिंग कोर्सेज में नहीं पढ़ा, एल्गोरिदम डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, वीकली बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो आई थिंक उस ज़माने में इट वाज इजी टू मार्केट योर सेल्स। आज के ज़माने में देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, आपको बहुत अपने आप को पुश करना है, बहुत अच्छा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है भी, तो देयर इज़ अ चांस कि आप फेमस ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन एवरीबडी इज़ कमिंग टू गेट फेमस, या अपनी चीज़ दिखाने के यार है। कोई ये नहीं चाह कि बस मैं बनाओ कंटेंट और कोई देखें। तो उस ज़माने में आई वुड से कि जिन लोगों ने उस ज़माने में स्टार्ट किया है, देयर आर सम कंटेंट क्रिएटर जो पाकिस्तान की ने उस ज़माने में स्टार्ट किया, वो आज से बना रहे हैं, दे हैव बिकम pioneers in that industry. तो आज की इंडस्ट्री में आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में। तो यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड्स बट नॉट ब्लाइंडली ऑल्सो, आई थिंक, क्योंकि अगर आपकी क्रिएटिविटी नहीं है एट सम पॉइंट, हाँ आई नो ट्रेंड्स डू वर्क, लेकिन एट सम पॉइंट अगर आपकी क्रिएटिविटी नहीं है तो आप ट्रेंड्स को फॉलो तो कर लेंगे, लेकिन इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू, जो ऑडियंस है उसको आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मैं इसमें एक और एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे मैं मार्केटिंग का इंटरव्यू दिया और अगर मेरी खुद की ब्रांडिंग नहीं है, वो ऑब्वियसली पूछ सकता हूँ मुझसे इंटरव्यूअर कि यार आपकी ब्रांडिंग आप दिखाएं ज़रा, आपने क्या काम किया, अपने ऊपर क्या काम किया। एग्जैक्टली। जैसे आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वो एक चीज़ वैल्यू ऐड करती है आपके प्लस पॉइंट। 50 बंदों ने अगर अप्लाई किया, उसमें से आप टॉप प्रायोरिटी पे हो कि यार इस बंदे ने कुछ दिखाया, सपना दिखा, ठीक है। तो वो एक लर्निंग पॉइंट है जो कि अब चेंज करना पड़ेगा। अब ये मत सोचे कि यार मैंने सोशल मीडिया पे आके इतनी इतनी व्यूज़ लेने हैं। अब आपने खुद को प्रेजेंट करना अपने ब्रांडिंग से डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पे काम करने के बाद। व्हाट डू यू थिंक कि इसने आपको हेल्प किया है? जो रिमोट जॉब आपने काम किया, रिमोट जॉब काफ़ी की। कंटेंट क्रिएशन में आई वुड से कि हेल्प आउट इस तरह किया है, क्योंकि मेरा माइंड वाज नॉट फोकस्ड ऑन कि मैंने सुबह से शाम तक एक जगह बैठना है, तो मेरा माइंड ज़्यादा एक्टिव था कि मैं क्या कंटेंट बना सकती हूँ। आई डू नॉट हैव अ बिग फॉलोइंग लिस्ट एज यू हैव नोटिस्ड ऑब्वियसली, बट हाँ, उसने हेल्प आउट इस तरह किया कि आई लव टू ट्रैवल, आई हैव ट्रैवल लाइक होल ऑफ पाकिस्तान, और यू कैन सी ऑन माई फॉल एज वेल। तो उस इन जॉब्स की वजह से मेरे पास लिबर्टी थी टू गो ट्रैवल एक्सप्लोर, एंड उसी के बीच में आई मेव अ लॉट ऑफ कंटेंट। तो यस, आई वुड से कि अगर ये जॉब्स या ये रोल्स इस तरह के थे, दे हेल्प्ड मी बिगिन माय कंटेंट क्रिएशन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी हियर इन सऊदी अरेबिया? सऊदी में एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम दैट आई केम टू सऊदी। पिछले साल के एंड में माई हस्बैंड एंड आई डिसाइडेड कि हम लोग सऊदी मूव करते हैं, याद मूव करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि हाँ, देयर वर 2 ऑप्शंस, दुबई और रियाद, Okay. ठीक है।
एंड हमने नवंबर में लास्ट ईयर डिसाइड किया दैट वी वांट टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इट्स नॉट स्टेबल। सो वी वांटेड कि हम एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाए, फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट में जाए। आई थिंक एवरीबडी वांट्स दैट, नोबडी वांट्स टू स्टे। ठीक है। ठीक है। सेकेंडली, इकॉनमी इज़ नॉट वेरी गुड। आई वॉज मेकिंग मनी इन डॉलर्स, तो वो इतना फ़र्क नहीं आता। जैसे इकॉनमी नीचे जाती है, डॉलर्स में कमाने वालों का और ऊपर जाता है, वो एक प्रॉब्लम नहीं था। बट एट द सेम टाइम वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। हम दोनों की अर्निंग्स जो थी वो ठीक थी, अच्छी थी, कि हम मूव आउट कर सकते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान भी, एंड वी वुड स्टिल बी एबल टू सर्वाइव। 6-7 महीने तक तो एटलीस्ट हमारी ही सेविंग्स थी। सो वही डिसाइडेड कि अगर इतना हमारे पास कैपिटल है या सेविंग्स हैं तो किसको यूज़ करते हैं टू गेट इट टू अ बेटर फॉर बेटर सिटी। तो दैट इज़ वाई देन वी हैड टू ऑप्शन। हमारे पास दुबई का ऑप्शन था एंड देन रियाद का ऑप्शन था। तो दोनों मार्केट स्टडी की, देखा रियाद में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। दुबई में भी हैं, आई वुड नॉट से नहीं है, लेकिन वहाँ सैचुरेशन ज़्यादा है। एक एक जॉब के लिए जो है हज़ारों लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो हम एक जॉब में सैकड़ों हो जाएंगे, ठीक है, वो 1000 के तक है। तो वो ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पे वीज़ा इशूज़ बहुत ज़्यादा थे उस टाइम में। वो हमारी फर्स्ट चॉइस था, लेकिन आफ्टर थोड़ी रिसर्च वगैरह करने के बाद वो अंदाज़ा हुआ कि दुबई में उस तरह प्रॉस्पर करना या वो ऊपर जाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो रियाद वुड बी द बेटर चॉइस, क्योंकि रियाद में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। रियाद इज़ गोइंग टू 2030 विजन है स्पेसिफिकली। उसकी वजह से हर सेक्टर डेवलप कर रहा है, तो देर आर मोर ऑप्शंस टू गो इन हम दोनों के लिए। ठीक है। तो फिर ये सारा डिसीजन जो है 1 महीने में हुआ, नवंबर और दिसंबर के बीच में। तो मतलब कि आपने एनालाइज कैसे किया मार्केट को? आप लिंक्डइन चेक करते थे कितनी जॉब पोस्ट हो, लिंक्डइन के थ्रू। क्या स्पेसिफिकली आप निश को टारगेट करें कि मार्केटिंग के अंदर या कंसल्टेंसी और समथिंग? हाँ, मैं बताती हूँ। कंसल्टेंसी मैं उस टाइम नहीं देख रही थी। कंसल्टेंसी तो मैं वो आगे भी जाके बताते हैं, ठीक है। मार्केटिंग में मैं और मेरे हस्बैंड सेम चीज़ है, वी वर क्लास फेलो, तो हम दोनों ऑटोमेटिकली सेम फील्ड से ही आए आगे। तो हम दोनों ही मार्केटिंग में देख रहे थे, सेल्स में देख रहे थे, सोशल मीडिया में देख रहे थे कि ऐसी कोई जॉब्स हो। अब उसमें क्या था कि हम दोनों ने सेपरेटली रीच आउट करना शुरू किया था लोगों को। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर जॉब्स या कोई चीज़, हम लोग लोगों को रीच आउट कर रहे थे जो यहाँ पर थे। दिसंबर का पूरा महीना हम दोनों ने बस यही किया था। मैंने बस ये है कि फ़िल्टर लगाते थे, प्रीमियम उस टाइम पे हमने परचेज़ किया 1-2 महीनों के लिए। उसमें हम स्पेसिफिकली सर्च करते थे सऊदी के लोग, फिर सऊदी में रियाद में जो या तो सीईओज़ हैं, फाउंडर्स हैं, या मार्केटिंग और सीएस में जो लोग हैं, उनसे हम पे कॉन्वर्सेशंस करते थे। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ऑन जॉब हमने ये रिसर्च There is a lot of Pakistani here is already. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी Yeah. यहाँ भी और उधर भी, एंड इवन साउदीज आर वेरी नाइस पीपल एक्चुअली। They are also responding. They are also responding. They respond, they actually talk, ठीक है। and there are some people जो आपको अपने numbers देते हैं कि आप बात करें। even when we started talking to people, वो खुद ही सीरीज मांगने लग जाता है कि अच्छा आप देख रहे हैं तो अच्छा आप दिखाएं आप किस साइड पे आना चाह रहे हैं। ये सऊदी में हुआ, दुबई में नहीं हुआ। दुबई में नहीं हुआ। Actually मुझे लगता है यहाँ की मार्केट अभी ग्रो कर इस तरह नहीं है। यहाँ पे स्पेस है, स्पेस है लोगों के लिए। दुबई में स्पेस है, दुबई में कंपटीशन इतना है, एक जाएगा 10 और आ जाएंगे, तो उनको ज़रूरत ही है इस तरह कॉन्वर्सेशंस लंबी करने की। दुबई से रिस्पॉन्सेस भी कम है, दुबई का अंदाज़ा भी आपको कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे हम जॉब्स अगर आप देखने के लिए आप जॉब वाले सेक्शन में जाओ तो एक जॉब अभी लगे हुए 1 मिनट होगा, इट इज़ 1000 एप्लीकेशन हो, तो दैट ऑटोमेटिकली टेल्स यू कि वहाँ मार्केट कैसी है। तो अच्छा, उस टाइम पे फिर हमने याद को अपना आहिस्ता ये रिसर्च करते करते, लोगों से बात करते करते, वैसे भी हमें लगा कि रियाद वाली साइड से या दमाम वाली से, दमाम में भी बहुत जॉब्स हैं, रियलाइज दमाम एंड कोबर वाली साइड पे। तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड अच्छा किया, उन्होंने चीज़ सीरीज़ मांगी, बातचीत करना शुरू की, एंड वी हैव अ गुड कॉन्टैक्ट लेस नाउ। अच्छा, ये अप्रोच करने का अपना एक तरीका होता तरीका। है, ठीक है। ये नहीं है कि सीवी सेंड की इस तरह लुकिंग फॉर द जॉब। ये चीज़ें नहीं समझ। क्या आपने टेक्निक यूज? अच्छा, आई लुक्ड अप दैट साइकोलॉजी ट्रिक्स, ठीक है। दैट साइकोलॉजी में आप बेसिकली बंदे का एक स्पेसिफिक सेक्शन है माइंड का जिसको ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से दैट पर्सन फील्स टू रिस्पॉन्ड बैक टू यू। सो मैं बहुत डीप रिसर्चर काइंड ऑफ पर्सन, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की इस चीज़ पे। ChatGPT को बहुत यूटिलाइज़ किया कि व्हाट वुड बी द राइट मैसेज, कि मैं इस तरह की बात करना चाह रही हूँ, उसके दिमाग की इस चीज़ को वो टच पे है। सो देन आई प्रिपेयर्ड अ मैसेज प्रॉपरली कि
ये है, मैं इस तरह मार्केट देख रही हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ। आपके पास टाइम हो, देयर आर बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें कि जो अगले को, अब डायरेक्ट साइकोलॉजी में क्या होता है कि आपने किसी से रिस्पॉन्स देना है जिसको आप नहीं जानते। यू हैव टू मेक द पर्सन फील गिल्टी। दैट इज़ डायरेक्ट साइकोलॉजी, दैट इज़ व्हाई आई हैव यूज्ड दिस। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट यू कोई राइट टू यूज़ इट, बट गेस ओके। सो मैसेजेस लाइक दिस, अच्छा बड़े मैसेज नहीं लिखे, बड़ा मैसेज लिखेंगे वो पहले ही मिस करा देगा सीधी बात से, ठीक है। 4-5 लाइन्स इज इनफ। आप उसमें बताओ मैं ये हूँ कि ये करता हूँ एंड इस तरह अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड करने, डोंट टेल देम कि मुझे जॉब देते हैं, टेल देम गाइड मी। गाइड का वर्ड सुन के एक वो जो आपका जो खड़ा हो जाता है ना एंटीना, वो नहीं ऐसे कि हाँ ये बंदा जॉब के लिए है तो इसको छोड़ता है, वो समझते हैं सीकिंग हेल्प, सीकिंग गाइड्स इज देयर, सीकिंग हेल्प, दे वुड रिस्पॉन्ड। जब आपकी कॉन्वर्सेशन चल पड़ती है देन इस बंदे को आप ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, मे बी उसको आप अच्छे लगे तो आपसे सीधी मान। क्या पाकिस्तान में बैठ के ये अप्रोच करनी चाहिए? पाकिस्तान में ये सब मैंने पाकिस्तान में किया, ये मैंने पाकिस्तान एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि यार आप विजिट वीज़ा पे आए हो यहाँ पे, तो देन यू हैव रियलाइज चलो यार चेक करते हैं। ब्रो, ये आगे मैं आ रही हूँ, विजिट वीज़ा पे आ रही हूँ। हाँ, दिसंबर में ये सब हमने किया, ये रिसर्च किया, दैट इज हमने डिसाइड किया कि दुबई या रियाद में से हम रियाद है। सही। फिर हमने रियाद का उमरा वीज़ा लगाया क्योंकि विजिट वीज़ा तो पाकिस्तानियों को लगता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आए 17 जनवरी को ठीक है। एंड 10 अप्रैल को हम वापस गए जब हमारा वीज़ा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। देन पहले महीने में हमने जॉब्स पे एक्टिवली यानी अग्रेसिवली अप्लाई शुरू किया, सही। ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा किया। फर्स्ट मंथ के बाद आई रिसीव दिस ऑफर फ्रॉम 25-30 डेज मुझे पहली एक ऑफर आई। एक सऊदी कंपनी है बिन तालिब, शोविन पूछ, शायद आपने नाम सुना हो, अब्दुल्ला बिन तालिब शोविन प्रूविन के काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं इधर रियाद में। तो उस कंपनी में जो है मुझे उन्होंने ऑफ़र किया एंड उन्होंने बोला कि अभी तो हम आपको पहले चेक करना चाहते हैं, आप अगर ख़ुद भी कंफर्टेबल हो एंड हमें भी लगता है तो वी कैन प्रोसीड विद दिस, बट अभी हम आपको 3 मंथ्स के लिए प्रोबेशन पे रखेंगे, रिमोट काम होगा। ऑब्वियसली आई वाज ऑन उम्रा वीज़ा, तो मैं काम तो नहीं कर सकती थी। अच्छा आपने उम्रा परफॉर्म किया 3 मंथ्स को? नहीं किया था हमने। अच्छा 3 मंथ्स का होता है आपसे वापस आके, ठीक है। उसके अंदर आप कितनी देर तक आपने अपनी इबादत से फ्री होने के बाद आपने सोचा चले यार अप्लाई करने शुरू? मैं बता रहा हमारा जो पहला उम्रा था वो 1 महीने के बाद हुआ था। हमने आके हमदा नहीं किया था, हमारी टिकट रियाद की थी, हम जद्दा नहीं गए। आप कर सकते, उस टाइम पे आप कर सकते थे, अब बहुत प्रॉब्लम, अब बहुत रिस्ट्रिक्शन है। उस टाइम पे वो विजिट सऊदी वाला टाइम चल रहा था जब वो बहुत अफोर्ड कर ब्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को, सबको बुला रहे थे, तो वो टाइम बहुत ईजी था ट्रैवल के उसने। अब तक ये कहते हैं जद्दा से भी बाहर आप नहीं जा सकते, मदीना से बाहर नहीं जा सकते। उस टाइम पे वो विजिट सऊदी प्रमोट करते, पाकिस्तानियों के ये विजिट वीज़ाज नहीं थे, तो वो उमरा वीज़ा भी आते थे, घूमते थे, सब ट्रैवल किया, तो दैट वाज गुड फॉर अस इन दैट टर्म्स। तो अच्छा, जब ये मेरी जॉब वाली चीज़ हुई तो दैट इज़ व्हेन ही वेंट एंड परफॉर्म। तो हमने कहा कि सबसे पहले अब हम ये करना है, क्योंकि हमने उम्रा सोचा था हम रमज़ान में करेंगे ठीक है। पहला, लेकिन जब ये जॉब वाला ऐसा हुआ तो फिर हमने कहा कि यार जॉब तो थी इस तरह की नहीं थी कि मुझे जाना है ऑफिस, उम्रा वीज़ा भी थी, तो वो मेरा काम सारा रिमोटली था। तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, आई लाइक द वर्क ऑल्सो, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम था कि उनका जो एक स्पेसिफिक सेक्टर पर जिसमें मैं काम कर रही थी उसमें ब्रेक आ रहा था, उनका क्लाइंट बेस नहीं मिल रही थी। सो दे सेड के वी विल टेक सम टाइम बट वी विल इशू योर इकामा लेटर ऑन। तो आई वाज लाइक कि ठीक है वेट कर लेते हैं। उस दौरान यह है कि कोटेशन और इस तरह का काम तो चलता रहता, बट उनका एक डिफरेंट सेक्टर है उसमें, स्विमिंग पूल्स हैं, फिर उसमें डिफरेंट सिरेमिक वॉल्स, ब्लास्टिंग, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सिर्फ स्विमिंग पूल्स नहीं बेचते, वो होता और चीज़ होती है। तो मैं उससे एक स्पेसिफिक सेक्शन में काम करती थी, ठीक है। तो उसमें क्लाइंट बेस उनकी क्योंकि नहीं आ रही थी, तो देन वो एक चीज़ जो थी वो जॉब वाली थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी। तो रोल क्या था आपका उसके अंदर? उसमें मेरा रोल था ऑपरेशंस एग्जेक्टिव का। ठीक हाँ, उसमें ऑपरेशंस के वह सारे काम करती, बेसिकली उसमें जो ओनर थे ही वॉज हिज सन हु वॉज वर्किंग इन द का ओनर थे सन एंड आई वॉज वर्किंग अंडर हिज सन। ही ऑल्सो हैड 2 अदर कंपनीज, ठीक है, इनकी अपनी 2 कंपनीज थी जो वो एस्टेब्लिश कर रहे थे। ही वांटेड कि मैं इस टाइम में इस चीज़ में काम करूँ, स्टार्ट देन लेटर ऑन उनकी कंपनी में फुल टाइम काम करूँ। सो आई वर वर्किंग विद हिम, इधर नहीं उन लोग कंपनी से काम भी कर रही थी। सो इस तरह तक का था, बट दैट लेटर ऑन थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए उनके साइड पे एंड इकामा मेरा करना था उनकी अपनी कंपनी से।
तो उसमें इशू नहीं आता? वैसे आपको काम मिला उस कंपनी से? नहीं होता नहीं नहीं, फिर आपको यू यू हैव टू गेट बैक टू पाकिस्तान, राइट? आई हैड टू गो बैक। उन्होंने मुझे ये बोला था पाकिस्तान आपने जाना है वापस, हर हाल में आपको पता है इस्लामिक का- क्यों जाना। दोबारा से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। उन्होंने बोला था कि आई विल बी गेटिंग इनटू सऊदी अगेन अराउंड मई या जून। ओके, ठीक है, तो आई वाज लाइक कि ठीक है हम जाते हैं, मैं काम करती रहूँगी। एंड काम चलता भी रहा था। ही वाज वेरी नाइस इवन दो द क्लाइंट्स वर नॉट कमिंग बट आई वाज वर्किंग फॉर हिम, आई वाज वर्किंग विद हिम। तो बेसिकली सीन ये था कि क्योंकि क्लाइंट्स उस टाइम तो उस कैटेगरी में या उनके उस बिजनेस में नहीं थे, तो वी सेड कि वी विल टेक अ ब्रेक एंड जब थोड़ा बिजनेस दोबारा सेटल होता है तो देन विल डू इट। तो आई वाज लाइक कि ठीक है अभी हम काम करते रहते हैं। मैंने 10 अप्रैल को यहाँ से एग्जिट किया था, 10 अप्रैल तक मैंने काम किया, 10 अप्रैल के बाद भी मैंने काम किया। एक्टिविटी होती है पाकिस्तान में। और मैं ये मैं काम करी थी एंड वो सेंडिंग पेमेंट्स तो पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे आए थे। देन ही गॉट सिक एंड ही गॉट सिक वेरी बैड एंड उस वजह से फिर बीच में डिले आ गया। ही सेड कि अभी जो है कंटिन्यू नहीं And करते हैं, लेकिन मे बी क्योंकि जो कि उनका अपना बिजनेस है जिसमें वो मुझे इवेंचुअली रखना चाहते थे। राइट। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक दफ़ा बेहतर हो जाऊँ एंड आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद हिज वाइफ उस टाइम में बिकॉज ही वॉज वेरी सिक, ही वॉज नॉट एबल टू टॉक एंड ऑल। सो अब उस सारे टाइम में मुझे यही था कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, वेट करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब देन क्या हुआ कि ही सेड कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप मेरी वजह से रुकी रहो। उनकी वाइफ ने भी यही कहा क्योंकि हमें नहीं पता कि हम बिज़नेस कब दोबारा इस्टेब्लिश कर पाएंगे क्योंकि ही इज़ नॉट वेल। तो देन क्योंकि अब उस टाइम में ये प्रॉब्लम था कि आई डिड नॉट हैव अनदर जॉब बिकॉज उस टाइम पे आई वाज नॉट वर्किंग एनीवेयर। तो फिर हमने दोबारा डिसीजन लिया, वी थॉट कि हमारे पास सेविंग्स है, वी हैड सेविंग्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कि मेन पे हो गए, हमने सेविंग्स पे सारे गुजारे थे। ऑब्वियसली माई हस्बैंड लेफ्ट हिज जॉब ऑल्सो बिकॉज वी आर टू कम फॉर 3 months, ऐसे तो कोई भी नहीं आने देता। तो फिर हमने कहा कि लेट्स स्टार्ट ट्राइंग अगेन। तो बीच आउट लोगों को इनप्रा उस टाइम पे छोड़ चुके थे। तो अप्रैल मई जून, आई थिंक जून तक तो हमने कुछ नहीं किया क्योंकि जून तक हम मुझसे कॉन्टैक्ट ही थे एंड तब तक वो बीमार थे। तो ही सेड के अगर कि आपको आती है बेहतर अपॉर्चुनिटी तो गो विद इट, डोंट स्टे बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि आपका भी टाइम ज़्यादा हो रहा है। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग एंड माई हस्बैंड स्टार्टेड अप्लाइंग टू अगेन। तो आई थिंक जुलाई में आई गॉट दिस जॉब ऑफर ओके, हेडलाइन ग्रुप की। मींस डायरेक्टली आपको पैक कंपनी से आ। डायरेक्टली कंपनी से आ गया। आई वाज अप्लाइंग ऑन लिंक्डइन डेली, पूरा वो जो होता है ना कोटा पूरा करती थी डेली। तो अच्छा, ये रोल आपका क्या है इसमें? मैं बिजनेस कंसल्टेंट, बेसिकली मेरा काम है कि मैं बिजनेसेस को सऊदी के बाहर से सऊदी में लेके आती हूँ, उनकी कंपनीज इस्टेब्लिश करवाती, ये मेरा रोल रहा। ठीक है। तो देन आई गॉट द ऑफर। तकरीबन जुलाई का मिड होगा शायद, पहली दफ़ा कॉल आई। इनकी काफ़ी राउंड्स थे, काफ़ी 4-5 इंटरव्यूज राउंड्स थे एंड देन आई गॉट क्लियर्ड इन अगस्त, बाय द मिड ऑफ अगस्त। काफ़ी लंबा इंटरव्यू प्रोसेस है इनका। एंड देन अगस्त में आई गॉट हायर्ड, यस अगस्त में आई गॉट हायर्ड। देन दे सेड कि आप इमीडिएटली हमारे साथ काम करेंगी। जो आपका एक काम है था 1-2 महीने का प्रोसेस है, उसमें आप लर्निंग करो, मीटिंग्स जो सारे हमारे जो भी कंसल्टेंट्स हैं, ताकि आपको आने से पहले समझ आ जाए काम में क्या है, आपकी नॉलेज बन जाए, राइट। फिर आप आगे चाइंस से डीलिंग स्टार्ट करो। तो मेरे काम का प्रोसेस शुरू हुआ एंड आई केम हेयर ऑन 29th of September। था अगस्त में मेरा काम का प्रोसेस शुरू हुआ था एंड सितंबर में जाके कंप्लीट हुआ। यस दिस ईयर। तो विद द कंपनी आई हैव बीन वर्किंग सिंस जुलाई, ओके, जुलाई अगस्त। बट हाँ, यहाँ मैंने अपना जो पहला जो फर्स्ट डे था दैट वाज 1st of October। किस वजह बता इस पे आज अभी 3 महीने हो, बिल्कुल। but 6 महीने in total, it will count that period also। So yes, that is how that journey from there to there। आई थिंक कुछ डिफिकल्टी थी, मतलब कि मूव करना, इकामे का इशू या आपकी कोई डिग्रीज का कोई इशू और समथिंग लाइक था कि नहीं था? था बहुत सारे, बहुत अच्छा, कुछ चीज़ें आपको क्या लगता है कि पहले ही प्रिपेयर कर लेनी चाहिए? मे बी आपने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हो, समथिंग लाइक कोई आप चीज़ें बताना चाहें? ये दारू डेफिनेटली देर कि अगर आप प्लान कर रहे हो स्पेशली गल्फ में आने की, दुबई में या रियाद में, तो अपनी डिग्रीज के अटेस्टेशन जो है ना वही पहले ही कर लो। आप अपनी मोफा की AGC की सबसे पहले अटेस्टेशन कर लें। आप कहीं भी जाना है आपने AGC करनी, आप मोफा करिए, मोफा पाकिस्तान करिए।
अगर आपको पता है आपने कौन सी कंट्री में जाना है, दुबई का पता है, अगर दुबई जाना है दुबई एम्बेसी लेटेस्ट करा लें। सऊदी एम्बेसी में आना है, सऊदी एम्बेसी के लिए आपको जॉब ऑफ़र चाहिए होती है, वो आपकी रिंग थी ऑफ़र के बगैर। ये मुझे भी अपने एजेंट से पता चला था। तो दुबई के डिसीजन मैंने जैसे पहले बताया, हमारा पहले इरादा दुबई का था, दुबई करा ली थी। देन हम जाते नहीं हुए, तो फिर हमें पता चला कि अभी सऊदी में ऐसी रजिस्ट्रेशन हम नहीं करा सकते जब तक जॉब ऑफर नहीं है। वो मुसक्का लगता है उसके साथ, और वो सारा एजेंट के थ्रू ही पता चला था। बट ये है कि अगर आप सऊदी में आने का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट एचईसी और मूफा तो करा ली, एचईसी और मूफा पाकिस्तान, ये 2 चीज़ें आप करा रही तो अब तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है, क्योंकि एचईसी में बहुत टाइम लग जाता है। मूफा भी गया कि सेम डे काम तो हो जाता है, बट स्टिल गेट इट डन बिफोर कमिंग। So, बाकी तो फिर एजेंट्स आपका आगे का फिर मत दे। very good. So alhamdulillah, you have joined this company as a business development consultant, and माशाल्लाह अब आप senior business development consultant हैं। यस और माशाल्लाह you get तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 मंथ आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं। खैर कैसा एक्सपीरियंस जा रहे हैं यहाँ? अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। यू हैव टू एक्चुअली क्लोज अ नंबर, स्पेसिफिक नंबर, टू बी एबल टू बी कॉल्ड अ सीनियर डेवलपर, डेवलपमेंट कंसल्टेंट। okay. सो विद इन फर्स्ट 2 मंथ्स ही मैं वो नंबर अचीव कर लिया था, अल्लाह का शुक्र है। बिकॉज अच्छा, इसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ था, मैंने आने से पहले सब कुछ सीख लिया। मैं यूजुअली क्या होता है कि लोग आते हैं एंड देन दे स्टार्ट लर्निंग एंड ऑल। तो मेरे शुरू के 2-3 महीने या 2 महीने आई वुड से, वो पाकिस्तान में मैं सब कुछ सीख चुकी थी। क्लाइंट डीलिंग मैंने यहाँ की शुरू की थी। देन देयर आर नंबर्स, देयर आर टारगेट्स ऑब्वियसली, दैट काइंड ऑफ अ जॉब। सो वी इफ यू गेट बियॉन्ड दैट टारगेट, देन हम सीनियर कैटेगरी में बड़े ईजिली फॉल कर सकते। वो बड़े रूल्स हैं उनके अपने हैं, दैट्स वेरी ईजी। ठीक है, अब ज़रा हर चीज़ के लिए पास बनाया है, दिस सीनियर के बाद फिर आप और आगे जाते हैं मैनेजर तो करती नहीं, बट चलो इंशाल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ यानी कि आपकी जो कलीग हैं कितने एक्सपेक्ट्स हैं उसके में? हम लोग साल 7 तो वो किस तरह की नेशनैलिटी के लोग हैं? पाकिस्तानी, इंडियन, ओके दैट्स इट। ओके ओके। हाँ। अच्छा, आपको अरबिक मतलब नहीं। ये है लैंग्वेज बैरियर नहीं, वो एक्चुअली नहीं आती है कि लैंग्वेज बैरियर आपको फील हुआ कि आप बिजनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आपको फील हुआ कि यार मैं उस तरह से काम नहीं कर पा रही जिस तरह से करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कहीं पे मीटिंग हो रही है, कंपनी में मीटिंग हो, ठीक है, सारे सऊदीज बैठे हैं, आप अकेली हो जो कि एक्सपेक्ट हो उसमें पाकिस्तान, आपको फील होता है कि यार काश मुझे मेरा अभी आती, ठीक है, क्योंकि वो सारे कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, आप एक फील करते हो कि यार इंग्लिश में वो कम्युनिकेशन या समहाउ उर्दू में तो वो कर नहीं सकते हैं, तो इस तरह का लैंग्वेज बैरियर आपको फील हुआ? आई विल टेल यू ऑनेस्टली, नहीं हुआ अभी तक। बाय, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, यूके से। ये सारी बड़ी क्लाइंट बेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। अरबी क्लाइंट्स को बिजनेस यहाँ खोलने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं थी। अरबियों के लिए द प्रोसेस इज़ वेरी इजी, बट देर आर अरबी जो फिर भी वो कहता है कि हम खुद क्या प्रोसेस से गुजरे, मजिस्ट्रों के चक्कर लगाए, आप ही करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो बाहर से यहाँ पर बिजनेस खोलना चाह रहे हैं। ऑटोमेटिकली कोई अगर उस साइड से भी आ रहा है उसको इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश हमें आती है, उर्दू एंड हिंदी मोस्टली क्लाइंट्स का सबसे बड़ा क्लाइंट बेस है इंडिया। अभी जो मैंने नोटिस किया है विद इन दीज 5-6 मंथ्स, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस इधर आ रहा है, सेकेंड में पाकिस्तान है, ठीक है, थर्ड पे यूरोप है। ओके। हाँ, और पाकिस्तान और इंडिया में भी बहुत पैसा है जो मैं रियलाइज। यू विच टाइप ऑफ कंपनीज जिनको आपने मतलब कि फैसिलिटेट किया है कंसल्टेंसी में? कंसल्टेंसी में अभी तक तो बहुत सारी हो चुकी है। मैं इस कैटेगरी में आती है, आप टॉप 3 टॉप कैटेगरीज बता दें। ठीक है, टॉप में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आया है। दैट टेल्स मी कि रियल एस्टेट इज़ गोइंग टू बूम इवेंचुअली। रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का, कॉन्ट्रैक्टिंग का सबसे ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें भी आगे क्या होता है कि यहाँ पे एंटर करने के लिए मीसा है, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब मीसा के अंदर कैटेगरीज हैं 16, उसमें सर्विस इंडस्ट्री आ जाती है, उसमें ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, रियल एस्टेट है, मल्टीपल 16 किस्म के, ठीक है। फिर उन सब लाइसेंसेस की आगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि इसको इसने आने की यहाँ पे ये पूरा करना है, अब इसने आने। ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल है, ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। और जो बड़ी कंपनीज हैं मोस्टली वही इस बिजनेस वाली साइड पे आते हैं जिनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टैटस है, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए रिक्वायर्ड भी कैपिटल बहुत ज़्यादा है, 30 मिलियन की रिक्वायरमेंट है,
लीसा की करेक्ट सर कॉन्ट्रैक्टिंग उसमें कम सारे स्क्रूटनाइज होके ये बिजनेस आ गया। लेकिन अगर सबसे नंबर 1 तो बात है वो कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन है। नंबर 2 पे हमने आते फूड बिजनेस सर्विस में, ये भी सर्विस में आता है। कॉन्ट्रैक्टिंग और कंस्ट्रक्शन भी सर्विस का बिजनेस है। फूड बिजनेस रेस्टोरेंट्स, देसी रेस्टोरेंट्स का बहुत बिजनेस आ रहा है। अगर मैं अपने सारा क्लाइंट बेस अभी तक कंपनी ने जब से मैं आई तकरीबन 250 फ्रेंड्स मैंने रील किया तकरीबन ओके उन 250 में आई वुड से कि 50% तो सीधा सीधा आप कॉन्ट्रैक्टिंग और कंस्ट्रक्शन में डाल के कंस्ट्रक्शन का बहुत बिजनेस है। उसके बाद अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हमें सिर्फ 3 बिजनेसेस में डिवाइड करना है तो आई वुड से कि 30 या 35 प्लस में रेस्टोरेंट्स और फूड में जा रहा है। फूड में आपके कॉफ़ी शॉप्स भी आ जाती हैं, उसमें देसी रेस्टोरेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें ये जो ये बर्गर जॉइंट्स टाइप की जगह होती हैं वो आ जाती हैं। लेकिन नंबर 1 पे देसी रेस्टोरेंट्स, नंबर 1 पे देसी, फिर सेकंड पे कॉफ़ी शॉप्स का कॉफ़ी सीन यहाँ पर वैसे भी बहुत है और कॉफ़ी शॉप्स में बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन आना चाहते हैं। एंड थर्ड नंबर देन ये बर्गर जॉइंट्स या इस तरह के इटालियन और इस तरह के खानों वाली चीज़ आ रही है। थर्ड नंबर पे अगर मैं देखूँ तो ट्रेडिंग में बहुत सारी टाइप्स, लाइक ट्रेडिंग में एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बिजनेस है, ठीक है। फिर बाय सेल का बहुत है। अब तो ट्रेडिंग में ये है कि आपका बाय सेल का जितना भी किस्म का अगर आपने यहाँ आके कोई किसी भी किस्म की दुकान खोलनी है, बकाले खोलने हैं या कोई कुछ भी बाय सेल अगर आपने करना है तो आपको ट्रेडिंग का लाइसेंस लेना है। आपने अगर इंपोर्ट करनी है कोई चीज़ और यहाँ से आगे एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करके यहाँ बेचनी है वो सारा ट्रेडिंग में आता है। ठीक है टॉप पे अगर मैं कहूँ ना टोटल कंबाइन सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आ रहा है। अच्छा ठीक है कंस्ट्रक्शन टॉप पे है। अच्छा हमने 3 मतलब के कंट्रीज़ को टारगेट किया है। एक तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडियंस जो कि पाकिस्तानी होने चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इंडियंस को नहीं पॉपुलेशन हमें नहीं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा टांग खींचनी चाहिए पाकिस्तानियों की भी कि वो मूव करें, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ठीक है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, सेकंड नंबर पे बाकी यूरोप से है। अच्छा मैं अब क्योंकि टॉप प्रायोरिटी पे आपने कहा कंस्ट्रक्शन, सेकंड पे हम कह देते हैं फूड, थर्ड पे ट्रेडिंग, आईटी किधर? IT में भी आ रहा है। सॉरी आई हैड टू मेंशन दैट। हाँ IT आई वुड से थर्ड पे आप IT को रखिए, फोर्थ पे आप ट्रेडिंग को रखिए। IT मेरे माइंड से के बाद अच्छा एक यहाँ पे सिस्टम लिमिटेड है, उसके बाद डेफसिंक है, आई थिंक डेफसिंक भी है कंपनी, एक सिस्टम लिमिटेड कंपनी, हाँ आई थिंक डेफसिंक भी है और इसके अलावा मे बी अदर कंपनीज भी और, लेकिन इन दो का तुम IT में भी बड़ा सीन है। IT में क्या है, IT ने तो स्पेशली गवर्नमेंट ने अपना लाइसेंस निकाल, बिजनेस लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है टू फैसिलिटेट IT फील्ड में जो लोग आ रहे हैं उनको, ठीक है। लाइक मैं अगर बिजनेस कोई ओपन करना चाहूँ पाकिस्तान से यहाँ पे, हाँ तो आप कैसे required? कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, सर्विस ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग हर कंपनी किस्म की कंपनी खोलने के लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी पेरेंट कंपनी होनी चाहिए पीछे आके मुल्क में। ट्रेडिंग में तो 3 कंपनीज होनी चाहिए डिफरेंट मुल्कों में, 3 मुल्कों में, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस गवर्नमेंट ने इशू किया उन लोगों के लिए जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं सऊदी के अंदर, दैट इज़ इन अलाइन विद 20 कल्टिवेशन, ठीक है। ऑब्वियसली हमें पता है सऊदी गवर्नमेंट IT और AI सेक्टर में कितना हेविली इन्वेस्ट कर रही है, सारे दुनिया के इवेंट्स लीग ये वो सब कुछ यहाँ पर करा रही है ताकि IT को पूरी दुनिया से और यहाँ यही करा एक आईटी हब बनाए। एक IT हब बनाया जाए। तो अब उसने क्या एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस IT वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे बाकी बिजनेसेस ने ना पेरेंट कंपनी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। इसने रिक्वायरमेंट है आपका पासपोर्ट हो एंड आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। बस अगर आपका आइडिया अच्छा है, आप बिजनेस प्लान बनाते हैं, यहाँ पे इंक्यूबेटर में आप उसको सबमिट करते हैं। इंक्यूबेटर जो है वो 5 से 10 दिन लेता है उसको चेक करने में, सारा रिव्यू करने में। आपका एक्सेप्ट हो गया, वीसा में डायरेक्टली आपका लेकर चला जाता है इंक्यूबेटर्स। ओके वीसा आपका लाइसेंस एक्सेप्ट करते हैं, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, अपना कंपनी में ऑपरेशन स्टार्ट कर। ओके यानी कि मुझे इन्वेस्टर भी मिल सकता है यहाँ। इन्वेस्टर भी मिल सकता है, अगर आपका आइडिया बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है तो आपको इन्वेस्टर मिल सकता है। अच्छा कुछ लोगों ने एक मिथ है एज अ पाकिस्तानी, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मेरे माइंड में होता कि यार अगर मैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट देना चाहता हूँ पाकिस्तान का, ये सऊदी अरेबिया के है, तो मुझे किसी सऊदी के साथ ही स्टार्ट की। इसका मतलब ये है कि अब मैं अलोन भी स्टार्ट कर सकता। आप कर सकते हैं, हाँ। ये अब जो सऊदी का नया रूल है उसमें 100% फॉरेन ओनरशिप का है, यानी कि अब आपको सऊदी पार्टनर नहीं चाहिए। आपकी जो यहाँ कंपनी रजिस्टर होगी वो 100% आपके ही नाम पे होगी। तो उसकी कोई कॉस्ट होगी मेरा? नहीं, कॉस्टिंग तो है ऑब्वियसली, आपकी कंपनी एस्टैब्लिश। अच्छा मेरे पास आइडिया था, मैंने सबमिट करवा दिया, इंक्यूबेटर गया, इंक्यूबेटर से जो भी अप्रूवल हुआ मीसा वगैरह सब तो वो हो गया, फाइनल हो गया।
अब ये सारी चीज़ें मैंने पाकिस्तान में बैठ के की है, राइट? कि मुझे यहाँ ना पड़े। आप यहाँ भी आ सकते हैं या फिर आप जैसे रखेंगे जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज इसलिए होते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, यू विल रीच आउट टू अ कंसल्टेंसी, वो आपके लिए हाफ पे ये सारा काम करेगी। आपका पासपोर्ट सबमिट होगा, आपको जस्ट स्पैन सबमिट होगा, ठीक है, वो इंक्यूबेटर में जाएगा। वो हम भी सब जैसे अब मेरे रोल में है, तो अब मेरे काफ़ी सारे चांस है पाकिस्तान से आईटी कंपनी खोलने के बाद आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो हमें बता देंगे, उनका ये आइडिया है, उस आइडिया पर हम उनको बिजनेस प्लान प्रॉपर बना कर देते हैं और वो हम सबमिट करते हैं कि भाई कि अब इंक्यूबेटर से वापस ऑफर लेटर हमारे पास नहीं आता। वो अगर एक्सेप्ट हो गया ऑफर लेटर डायरेक्टली, वो कि इंक्यूबेटर भी गवर्नमेंट का है, ये वीसा और इंक्यूबेटर साथ साथ है, वो भेजा जाता है मीसा के अंदर। अगर इंक्यूबेटर से एक्सेप्ट हो गया फिर आपको टेंशन की बात में नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं वो ऑफर लेटर भी डाला है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने वो आइडिया आपके एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद आप फिर मीसा है, फिर उसके बाद आपका सीआर निकलता है, आपका नाम रिजर्व होता तो है। ये सीआर की कॉस्ट होती है, वो आपको पे करनी बनती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताती हूँ टोटल गवर्नमेंट जो चार्ज है ना, पोर्टल्स ओपन करने, आप शकीवा ये सब कुछ ओपन करना पड़ता है कंपनी फॉर्मेशन में भी। तो पोर्टल्स का, सीआर का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने का, इन सब का टोटल कॉस्ट 5,600 है, 5,600। इसके अलावा भी गवर्नमेंट कॉस्ट कोई नहीं है। मीसा की कॉस्ट होती है 12,000। जब आप फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइसेंस के लिए 12,000 आपने पे कर, और हर साल के अब लेट्स सपोज सर्विस लाइसेंस है या ट्रेडिंग लाइसेंस है तो उसमें आपकी हर साल कॉस्ट हो जाएगी 62,000 रिन्यूअल कॉस्ट है वो। कि वो 60,000, यानी कि इसका मतलब है 1 साल के अंदर आप भी इस बनाने हैं, बनाना है आपने। नहीं तो आप यहाँ से जाएंगे। अच्छा, अब एंटरप्रेन्योरशिप के केस में वो कॉस्ट ऑफ 2,000 है, पहले साल भी अगले साल ही। जो 12,000 और 62,000 है वो एंटरप्रेन्योरशिप के केस में, क्योंकि वो उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, वो 2,000 है, और अगले 5 साल तक 2,000 ही गए। अच्छा, अब एंटरप्रेन्योर की तरफ आते हैं। ये तो चलें वो है कि मेरे पास कोई आइडिया, मैंने इम्प्लीमेंट कर। अरे यार मैं एक और चीज़ बता दूँ, राइट नाउ गवर्नमेंट ये दोनों कॉस्ट चार्ज नहीं करे। अच्छा, इस वजह से मैंने आपको बताया 5,600 इज़ द ओनली गवर्नमेंट कॉस्ट दैट इज़ बीइंग चार्ज। आपकी ये वाली सारी कॉस्ट अभी सबके लिए ज़ीरो है, रिन्यूअल वालों के लिए भी ज़ीरो है और न्यू बिजनेस वालों के लिए भी, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स तो जाते हैं कि वो लोग इन्वेस्ट करें विदाउट द बर्डन ऑफ दिस कॉस्ट। सो दिस इज दैट राइट टाइम। दिस इज द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट, बेस्ट टाइम टू एंटर द मार्केट। ये नहीं पता गवर्नमेंट कब से चार्ज करना शुरू कर। अच्छा, ये अभी आप तो भी ऑफिशियली नहीं कर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि वो यहाँ से आउटवर्ड स्टार्ट, जैसे ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट है। अच्छा, मिसाल तो मैं पाकिस्तान में एक आईटी कंपनी है, ठीक है, मैं वो यहाँ पे ओपन करना चाहता, उसका एक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा उसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप सर्विस का आईटी कंपनी खोलें या फिर आप एंटरप्रेन्योर बेस खोलें, ठीक है। अगर तो आपका आइडिया बहुत यूनिक है, जो आपको लगता है सऊदी में कोई नहीं यूज़ कर रहा, मे बी दुनिया वाला कोई यूज़ नहीं कर रहा, कि एंटरप्रेन्योरशिप से कॉस्ट बचेगी आपकी हर तरह से, ठीक है। अगर आपकी आईटी कंपनी की बेसिस पे ही यहाँ सर्विस कंपनी खोलनी है तो उसका ये है कि आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कि 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सीआर चाहिए होता है, आपका आर्टिकल्स चाहिए होता है कंपनी का, और आपकी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होती है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी बेसिस पे मीसा में आपकी रिक्वेस्ट सबमिट करता है। और कितनी चार्ज होगा इसका? इसका कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं, ये तो मैं आपको बता रही, ठीक है। अगर तो आपकी प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 5,600 आए, ठीक है। और अगर कंसल्टेंसी के थ्रू अगर करें, फिर वो कंसल्टेंसी ठीक है। तो अब आपने ये 3 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ना, अपनी कंपनी के अटेस्टेशन वगैरह नहीं कराने हो कि वो आपका अपना फैक्चर है, वो आप लोग पाकिस्तान में वही जो ये वाला। अच्छा, अब उसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो वो आप लॉन्गर रूट्स आए कि आपने पहले मुफ़ा किराया, फिर सऊदी बसी किराया, फिर यहाँ आएंगे तो सऊदी मुफ़ा होगा, तब आपकी वो चीज़ मैरिड होगी। उसके अलावा दूसरा तरीका है आप अपोस्टिल करा, दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आप अपने उन डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ अपोस्टिल कराएं मुफ़ा से, और यहाँ ले सबमिट कर दें लीसा में ओके। लाइसेंस के लिए, यू गेट द लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, अभी 5,600 वो इससे आगे मीसा के ठीक है, मतलब कॉस्ट तो है ना। वो 12,000 माइनस कर। अच्छा, उसके बाद इसके लिए यानी कि जो कि एंटरप्रेन्योर और ये सर्विसेज बेस, मेरी सालाना क्या पे करना मैंने? सर्विस चार्ज 62 पे करना, 62,000 और एंटरप्रेन्योर पे 2,000 फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद वो भी 62 हो जाएगा। उसकी रीज़न मैं बताती हूँ। आईटी कंपनी एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, ठीक है। अभी आप अगर आईटी कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे खोल रहे हैं तो वो स्टार्टअप कहलाए, ठीक है।
5 साल तक वो स्टार्टअप है, लेकिन 5 साल के बाद अगर ये कंपनी है ना तो स्टार्टअप कैरियर में स्टार्टअप है बिजनेस, वो ऑटोमेटिकली एक सर्विस कंपनी बन चुकी है। दैट इज़ वाई वहाँ से ऑनर तो वही रूल्स लागू होंगे जो कि एक सर्विस कंपनी को होते हैं। बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट। फ़ायदा उठाएं, 5 साल तक आराम से कौन से छोटा सा चार्ज है जो कि अभी चार्ज भी नहीं हो रहा, अपना बिजनेस शुरू करें। राइट, और ये पूरी ऑनरशिप मेरे पास है, मैं चाहूँगा। फुल ओनरशिप आपके। क्या गवर्नमेंट ये भी सपोर्ट करती है? मैंने सुना था कि आपको एक वर्क स्पेस दी जाती है, आई थिंक सो। कुछ केसेस में है, वो हर केस में नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके आइडिया के ऊपर। इफ़ योर आइडिया इज़ वेरी एक्सेप्शनल, दे विल गिव यू अ स्पेस इन द इंक्यूबेटर टू रन एंड स्टार्ट योर बिजनेस, क्योंकि वो हर केस में नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह फंडिंग भी आपको उसी बेसिस पे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिल सकती है अगर आपका आइडिया बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, बट वो रेयर केसेस है, हर केस में ये नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मेरा ख्याल काफ़ी प्लेटफॉर्म भी है, जैसे गैराज एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप पिच कर सकते हो। उसके बाद एक इवेंट है जहाँ पे कंसल्टेंसी फर्म भी होती है और गवर्नमेंट सेक्टर्स भी वहाँ पे होते हैं, उसका नाम है बायबान। ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इवेंट होता है, वहाँ पे जाके आप आइडिया पिच कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपने इस प्रोसेस से भी नहीं गुजर। खैर आगे फर्दर बढ़ते हैं, अभी आईटी सेक्टर के ऊपर हमने डिस्कशन कर ली। अगर मैं फूड यानी कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे ओपन करना चाहा, उसका क्या प्रोसेस है? सेम प्रोसेस, सारी चीज़ें वैसे ही। आपने जो भी आपकी पाकिस्तान में कंपनी है उसके यही तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके आए, सर्विस के लिए सबमिट करें या मैं सर्विस लाइसेंस के लिए सबमिट कर लें, मीसा में सबमिट करें, ये गेट द लाइसेंस। लाइसेंस के बाद मैं आपको तरीका बताती हूँ क्या होता है। उसके बाद आपका ट्रेड नेम नज़र होता है। अच्छा, ये आप ट्रेड नेम पहले तो ये होता था कि मीसा से पहले नहीं होता था, अब तो अच्छा सऊदी में रोज़ भी हर दूसरे दिन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हर रोज़ ही हमें नया व्यू पता चलता है। तो अब वो नेम आप पहले भी रिजर्व कर सकते हैं। कभी कोई ऐसा होता है आप नीसा लाइसेंस के टाइम पे आप एक सजेस्ट कर दिया ना, बाद में पता चला वो नाम क्यों और आपसे पहले ले चुके हैं, तो वो उस तरह के केसेस भी होते थे। तो अब आप पहले भी रिजर्व कर सकते हैं। मीसा लिया या उसके बाद रिजर्व किया, देन आपका सीआर बनता है, निकलता है, उसके यहाँ आप अप्लाई करते हैं। सीआर 3 से 4 दिनों में आ जाता है, मैक्सिमम 5-6 दिन। ठीक है, साथ ही आप उसका कंपनी का आर्टिकल्स, वो सारा कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस है। उसके बाद आपका जनरल मैनेजर हायर होता है। जैसे आपको पता हुआ यहाँ में जनरल मैनेजर के लिए कोई कंपनी नहीं होती, जनरल मैनेजर यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन होती है कंपनी के अंदर। अच्छा, यह है कि मैंने अगर कोई कंपनी बनाई है तो उसके अंदर जनरल मैनेजर सऊदी होना चाहिए या कोई भी हो सकता कोई भी हो सकता कोई भी हो सकता है। सऊदी होगा तो आपको खर्चा बचेगा, लेकिन अगर आप बाहर से लेकर आ रहे हैं उसमें आपका खर्चा होगा। क्या सेंस है? जाहिर बात है उसकी कॉमेडी फीस, इंश्योरेंस, मल्टीपल खर्चे। वो अगर खर्चा मैं आपको बताऊँ तो वो फर्स्ट टाइम है कि ये 14,772 अप्रॉक्सीमेटली रहता है। नेक्स्ट ईयर से 9700 वो जो काम कॉस्ट होती है। 9700। हाँ, वो तो हर साल कंपनी ने भी कर रहे हैं। अच्छा, इस सीआर के बेस पे मैं पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, राइट? वो कुछ केसेस में होता है। अच्छा, ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों की, अगर उन्होंने बिजनेस खोल लिया है तो फिर हम उसके पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर बंदा पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। पीआर का 6 कैटेगरीज आ जाते हैं। ठीक है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास पीआर है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने टैलेंट बेस किया है। जैसे अब एक है मेरे क्लाइंट है, वो डॉक्टर है, ठीक है, MBBS है, डॉक्टर है। उन्होंने अपने टैलेंट के बेस पे पीआर एक्वायर किया हुआ है। उन्होंने सिर्फ 4,000 रियाल पे किए टोटल, इन टोटल 4,000 पे किए, जो कि पीआर अप्लाई के लिए कॉस्ट होती है 4,000 रियाल। वो पीआर 5 साल के लिए, हाँ, राइट? 5 साल की, ये 10 साल वाला भी होता है। और उस पीआर के बेस पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फैमिली रख सकते रख सकते हैं, उनकी पूरी फैमिली के पास है, उनकी फैमिली हैं। तो यहाँ वो एक्सेप्शनल केस है, मतलब कि क्या सर्जन है या फिर क्या सिनेरियो? वो है डॉक्टर। अब उन्होंने किस बेसिस पे किया वो तो उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन ये हमें पता है कि वो डॉक्टर डी बेस थे। वो मेरे कंसल्टेंट, वो मेरे ये क्लाइंट है कंपनी फॉर्मेशन के लिए। पीआर उनके पास पहले से था, लेकिन उनके पास पीआर जो है वो डॉक्टर होने की बेसिस पे है। क्या वो पाकिस्तान से उन्होंने अप्लाई किया या यूएस से या यूरोप से? नहीं, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। माशा ये भाई, सुंदर। हाँ, पाकिस्तान में भी ये बहुत स्कोप है, बस मेहनत करनी ज़रूरी है। एक और जो ऑप्शन आ जाता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। अब उसमें कन्फ्यूजन क्या होती है, अभी मेरे रीसेंट के एक क्लाइंट थे, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी खोली थी और वो बहुत ज़्यादा उसकी पे थे, फ़ॉरेन खोली है। एंड देन लेटर उन्होंने बोला कि आप इसकी बेसिस पे कंफर्म पीआर तो मिल जाएगा ना। व्हेन आई रियलाइज ही वाज जस्ट लुकिंग फॉर पीआर थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, बट ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी हर, वरना तो हर बंदा जो खोलेगा उसको डायरेक्टली पीआर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है ही। अब एंटरप्रेन्योरशिप में भी आगे 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। आपने लेट्स सपोज एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी खोली है, जिसका ऐसा आइडिया है कि उसको फंड करने के लिए कोई इन्वेस्टर तैयार है, तो उसने मिनिमम फंडिंग जो है वो 400,000 रियाल्स
किसी ने कर दिया, अब उसके अंदर 20% शेयर जो है ना आपके ओनर का, यानी कि अगर मैं यहाँ कंपनी खोल रही हूँ तो उसने 400,000 रियाल की मुझे इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, फंडिंग कर पानी है, और उस फंडिंग में 20% मेरा होगा, तो देन आई विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR एंड इवेंचुअली मे बी यू विल गेट फॉर 5 years ऑल्सो, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स। फिर इसी तरह इसकी दूसरी कैटेगरी आ जाती है, उसमें ये है कि आपने 15 मिलियन रियाल जो है वो फंडिंग लेकर आनी है। आप उस केस में फिर ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है, उस केस में ये होता है कि आपने पहले साल पे 10 लोगों को जॉब भी देगी अपनी कंपनी के अंदर। यू हैव टू प्रूव यू आर अ प्रॉपर बिजनेस, इफ यू आर ब्रिंगिंग इन सो मच मनी, तो आपने वो काम की तो उसमें रेशियो भी होगी कि सऊदीज कितने थोड़ा दिवस, हाँ वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको फिर आते, ठीक है। अब उसमें भी ये कंडीशन होती है, फिर अगले साल में आपने दोबारा 10 जॉब्स देने हैं, तो पहले 2 साल में आपके 20 जॉब्स होनी चाहिए, और उस केस में आपका 10% 15 मिलियन में होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लाइज तो वरना तो बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि प्रीवियस भी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं, आगे भी आपको PR की तरफ टुवर्ड्स ये पाथ्स एंड आंसर ले जाए। फिर तीसरा ये है कि आप डायरेक्ट PR भी सकते हैं, ठीक है। उसकी जो है वो कॉस्ट है 8 मिलियन रियाल्स, वो डायरेक्टली आप पे करें और पे करें और आपको PR मिल जाएगा। वो 10 years के लिए होता है, उसको परमानेंट PR कहते हैं। ये भी मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि परमानेंट PR का मतलब है फॉर लाइफ टाइम, परमानेंट मीन्स 10 years, Okay. तो वो 10 years के बाद लेकिन रिन्यू हो जाए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे ये कंपनी जो मैंने इस्टेब्लिश की है यहाँ पे, उसके अंदर रेशियो बता दें सऊदीज की और एक्सपेक्ट्स की। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, नताकत इसको कहते हैं, नताकत रेशियो, सऊदीजेशन जो होती है, जब आपकी जो कंपनी है उसकी जो CR में एक्टिविटीज़, उस पर डिपेंड करता है आपकी कंपनी में सऊदी कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे IT कंपनीज का रेशियो बहुत ज़्यादा है, IT कंपनीज का रेशियो 1:1, 1:2 है, यानी कि हर 2 फॉरेन नेशनल्स के पीछे या एक नेशनल के पीछे आपने एक सऊदी को लेकर आना, वो कंपल्शन है। ताकत अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, वीज़ास कैंसिल हो सकते हैं, फाइन्स पड़ सकते हैं, बहुत कुछ, मतलब इट विल लीड टू बैड थिंग्स होती, तो ताकत फॉलो करना जो है वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। कौन सी आपको लगता है कि कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़ जाए ज़्यादा लेबर या वर्कर कैटेगरीज जो बिजनेसेस हैं उनमें, जैसे कंस्ट्रक्शन आपका कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में भी आ जाता है, ठीक है। उसमें 1:4, 1:6, 5, 7, 7, 8 तक भी जाते हैं, वो डिपेंड करता है। अच्छा उसमें होता क्या है, अब ये रेशो भी इसी गवर्नमेंट रूल्स चेंज होते रहते ये रेशो भी ऊपर नीचे जाता रहता है, रोज़ सेम नहीं होता है। ये आपने जो बिजनेस खोला है, अच्छा लेट्स सपोज आपने CR के अंदर 4-5 एक्टिविटी डालनी है, आपने कहा मैंने कार वॉश भी खोलनी है, मैंने रेस्टोरेंट भी खोलना है, मैंने सैलून भी खोलना है, ये 3-4 आपने डाल दी। अब इन तीनों चारों के लिए डिफरेंट नताकत रेशो होगा। फॉलो पर क्या होगा, जो सबसे कम वाला, जैसे सपोज एक आपने एक्टिविटी डाली हुई 1:12 है, एक आपकी 1:2 है, एक आपकी 1:4 है, 1:6 है, तो आपने फॉलो 1:2 वही पहनी। अच्छा ये एक वो आ जाती है, बट ये रूल है, ठीक ये रूल है, ठीक है। ठीक है तो वो डिपेंड करता है टोटली आपकी एक्टिविटी के ऊपर कि आपने क्या एक्टिविटी सेलेक्ट की है, पर उसके मुताबिक सऊदीजेशन या नताकत का रेशो। इसके अंदर में कोई मैं यहाँ पे देसी ढाबा भी खोलूंगा तो उसके लिए सऊदी यहाँ रह हाँ कंपल्स की है, ये कंपल्स की है। ठीक है। अच्छा कभी ऐसे हुआ है कि जिन लोगों ने यहाँ पे कंपनी रजिस्टर किया और फिर वो वापस चले गया? असो मेरी एग्जैक्टली हुआ है, एक क्लाइंट है उनका मीसा निकल आया था, उनका लाइसेंस आ गया था, एंड देन ही सेड कि आई वांट टू गो बैक। उनके कुछ अपने मसले थे या जो भी था, ठीक है तो लाइसेंस तो उनका भी है, बट ही इज जस्ट गोइंग बैक। नहीं, कोई ऐसी कंपनी जिन्होंने 1 साल 2 साल यहाँ पे काम किया और फिर उन्होंने सोचा है नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो दे कैन गो बैक, दे कैन क्लोज देयर बिजनेस एंड दे कैन गो बैक, उसमें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आपको यहाँ का सऊदी कल्चर कैसा लगा, मतलब कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपको लगा कि इट्स अप टू यू, मतलब कि वो हेड के आप एक्सप्लेन करो कि अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से मैं सोचूं यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसे कैफ़े ओपन करना है या रेस्टोरेंट ओपन करना है या मैंने कंस्ट्रक्शन वाली बिजनेस में आना है या मैं IT में जाता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द स्कोप? अच्छा, अगर मैं पर्सनली अपने उसमें बताऊँ, आई हैव थॉट अबाउट इट, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके ठीक है। बट अगर आप समझ जाते हैं या आप किसी ऐसे बंदे को साथ देते हैं जो समझता है, इन माइक आई वुड say बगन साइड दैट्स कम टू मी ऑब्वियसली, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, ठीक है। ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना किधर है और क्या कैसे करना है, वहाँ आप पहुँच जाते हैं, वो आप काम कर सकते हैं।
तो मैं अगर अपने ऊपर रख के देखूँ, आई वुड वांट टू गो इन द फूड बिजनेस कि पर्सनली। हाँ, तो मैं अभी इट्स बिन 6 मंथ के मैंने सऊदी मार्केट को स्टडी करना शुरू किया डिटेल में, एंड आई नो कि फूड मार्केट इज गोइंग टू बी मतलब ये सेम लाइक अ पाकिस्तानी लाहौरी इस्लामाबादी, इनका काम होता है बाहर निकलना है फूड। हम मैंने काफ़ी टेस्ट सऊदी टेस्ट मतलब कि इंडियन आपको पाकिस्तानी आपके सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, मिल जाते इटालियन मिल जाते हैं आपको, चाइनीज़ मिल जाते और आगे तो सब भरे हैं, बिल्कुल खाली सऊदी नहीं है, वैसे ही। सब भरा। इवन कि पाकिस्तान में तो इतना कल्चर नहीं है कैफ़े वगैरह का। यहाँ के यहाँ बॉय पैंट्स हैं, पे आउट रेडिएशंस करानी है, तो बहुत फूड सीन बहुत अच्छा है यहाँ पे। और मैं तो अब रोज देख रही हूँ ये बिजनेस आ रहा है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस सबसे टॉप पर है, आई वुड स्टिल से कंस्ट्रक्शन टॉप पर है, बट मैं अपने आप को उस बिजनेस वाली साइड के नहीं जाते हुए देखती, बिकॉज उस मार्केट में मेरी पर्सनली नॉलेज नहीं है उस बिजनेस में, ठीक है। तो आई वुड नॉट गो इन टू अ मार्केट जिसका मुझे कंस्ट्रक्शन का मुझे नॉलेज नहीं है। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी ज़रूर खुलवा सकती हूँ, आके क्या करना है वो नहीं बता सकती। तो फूड बिजनेस पे मेरा इंटरेस्ट है, आई थिंक आई कैन स्टडी द मार्केट, फूड रेस्टोरेंट ये वो, आई लो कि कहाँ पे भी बिजनेस खोलना चाहिए। आई वुड से रियाद में तो खोलें, बट होबर वाली साइड पे भी देखो, आई वुड सजेस्ट। वल्लाह इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मैं उसको अगर रियाद से कंपेयर करूँ, मैं उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ पूरे, मतलब कि आप सऊदी अरेबिया को उठा लें। हाँ, मैं अब्बा को कहूँगा इसका समथिंग लाइक कश्मीर या इस्लामाबाद टाइप फील देता है आपको, लेकिन मैं टॉप प्रायोरिटी में बहुत अच्छी सिटी है, अब वाइब्स अच्छी है उस सिटी। वल्लाह रियली गुड। तो अगर मैं फूड में बात करूँ, फूड में आप किस कैटेगरी को टारगेट करना चाहो मैं पर्सनली, अगर आप रेस्टोरेंट? और इंडियंस को भी टारगेट करूँगी। अच्छा, अलोन उस बिजनेस के अंदर बहुत प्रॉफिट है, और ये मैंने अपनी आंखों के सामने में कंपनीज की स्टेटमेंट्स और ये सब देख रही हूँ। इट्स बूमिंग अभी भी, एंड इट विल बूम मोर आने वाले सालों में भी। तो इफ़ आई सी माई सेल्फ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस परस्पेक्टिव से, तो आई वुड बी गोइंग इन टू फूड बिजनेस। इट विल नॉट गो डाउन। अच्छा, एज अ बिजनेसमैन मैं किस तरह के चैलेंजेस यहाँ पे फेस कर सकता हूँ सऊदी अरेबिया? आई थिंक गलत चीज़ ऑप्ट कर लेना और उसके ऊपर फाइन पड़ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरीज है इसमें, नीसा भाई एज अ बिजनेस मैन को भी बाहर से आ रहा है, हम उसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, उसके नीसा ने थ्रू ही सऊदी में आना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक बता है, इसमें बहुत थिन लाइन हो जाती है कभी कभार, सर्विस के बिजनेस में और ट्रेडिंग में कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है कि फिर सर्विस और प्रोफेशनल बिजनेस में कभी कभार कन्फ्यूजन। अगर आपने गलत एक्टिविटी से रेक कर ली है, आपने उसके लिए लाइसेंस अप्लाई कर लिया, लेकिन वो एक्टिविटी वो उस लाइसेंस में फॉल नहीं करी, दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अ बिजनेस। So that means we need a consultant. Yes. In order to choose the correct total activity जो list है, that is above 4,700 4,800 एक्टिविटीज, जिनमें से हमें सेलेक्ट करनी है करेक्ट एक्टिविटी, ठीक है। एंड इट शुड बी करेक्ट। क्योंकि लेटेस्ट केस में अगर आपको जाके पता चलता है कि, जैसे आपको मैं केस बताती हूँ, कल ही एक केस आया था डिज़ाइनिंग ऑफ ज्वेलरी का। एक हमारे क्लाइंट के, वो ओमानी क्लाइंट्स हैं, वो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं ज्वेलरी की, ठीक है। अब डिज़ाइन करके वो उसको बेचना चाहते हैं। उन्होंने पहले ये की बताई की बात कल, आज उनसे जब डिटेल में डिस्कशन हुई तो पता चला कि वो बेचना भी चाहते हैं, पहले डिज़ाइन मेरा चाहिए। अब डिज़ाइनिंग ऑफ ज्वेलरी वुड गो योर सर्विस लाइसेंस, बट अगर वो डिज़ाइन करके बेचने हैं तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि वो बेच भी रहे, ठीक है। इसी तरह एक और केस था, अगर कोई चीज़ आप बाहर से खरीद के ला रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, वो ट्रेडिंग है। लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ पर लाकर उसकी सर्विस, लेट्स सपोज एसी वाला एक केस आया था, एसी इंपोर्ट कर रहे थे हमारे एक क्लाइंट, एसी के पार्ट्स और ये वो, अगर वो क्या ना ला के वो एसी बेचते तो वो ट्रेडिंग होता। लेकिन अगर वो एसी को यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो कर ही नहीं सकते, असेंबल करके एसी की सर्विस में दे रहे हैं। लेट्स सपोज वो उनकी सर्विस प्रोविजन जो है वो ये है कि वो एसी को इंस्टॉल देती, अब इंस्टॉलेशन ऑफ एसी वुड गो इन सर्विस, बट सेलिंग द एसी वुड गो इन ट्रेडिंग। ओके। क्योंकि ये छोटी छोटी जो है कन्फ्यूजन हैं, जिस थिन लाइन्स हैं सर्विस, ट्रेडिंग या प्रोफेशनल के बीच। आप अगर आप सिंपल एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं एक ऑफिस को, तो दैट इज़ सर्विस टैक्सिंग। लेकिन अगर आप उसमें स्ट्रक्चर बनाएं, आर्किटेक्चर की फील्ड में कहीं से भी थोड़ा बहुत अगर आप इन कर रहे हैं, तो दैट विल गोइंग टू प्रोफेशनल लाइसेंस, कुल लाइसेंस ही बदल जाता है। तो ये छोटी छोटी नेट बिट्स हैं जो बहुत ध्यान से एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर लाइसेंस आपको देखनी पड़ती है। ये बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से आई वुड से, जब मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं 100 टाइम्स मेक श्योर करूँगी, अब क्योंकि मुझे ये पता है
कि मेरी एक्टिविटी गलत सेलेक्ट ना हो, वरना मेरे लिए बहुत मसला बनेगा, फाइन जो रहेगी, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मुझे दोबारा नहीं बिजनेस करने की इजाज़त मिलेगी, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए इट्स फ्रॉम द सीड, मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स डिफ़िकल्ट, अगेन आई वुड नॉट से कि मुश्किल है या कोई रॉकेट साइंस है, बट यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द राइट थिंग, राइट पाथ। You just need a right mentor. So actually अच्छा एज अ वुमन एम्पावरमेंट पे बात कर लेते हैं यहाँ में. व्हाट डू यू थिंक कि मैं पाकिस्तान में बैठी इतनी गर्ल्स हैं, ठीक है, वो मूव करना चाहती हैं, ऑब्वियसली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, उसके ऊपर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ की मार्केट को लेकर? यहाँ मार्केट पड़ेगी, आई वुड से इफ़ दे वांट टू कम टू सऊदी, कम टू सब फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं पाकिस्तान से ज़्यादा आई स्टिल फील कि यहाँ पर मैं ज़्यादा एम्पावर्ड फील करती हूँ। मे बी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स सऊदी का जो स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट वो बहुत चेंज हुआ है, दैट वी ऑल, एंड आई फील कि यहाँ पे दे आर प्रमोटिंग कि वुमेन गेट इनटू फील्ड्स और ऑफिसेस में या हर जगह हर फील्ड में, आई विल नॉट जस्ट से कि ऑफिस नहीं, हर फील्ड में दे आर ब्रिंगिंग मोर वुमेन। सो आई फील कि पाकिस्तान से लेट्स सपोज जो लड़कियाँ या वर्किंग वुमेन देख रही हैं, तो आई वुड suggest them and I would encourage them to come here, look for jobs. And abhi bhi even on my Instagram, without even exaggerating, when I came to Saudi, जो बहुत सारे मेरे जो followers हैं, female followers हैं, उनके मैसेज आते थे कि is it possible for a woman to go and work in Saudi and can she go out, can she drive? और ये बहुत normal questions हैं जो अभी तक लोगों के माइंड में नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है अब तक पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि सऊदी अरेबिया इट्स समथिंग लाइक अ रिलीजियस प्लेस, बट दे डोंट नो. हाँ, वो एक आप समझे कि दो चीज़ों को आप सेपरेट कर दें, एक दुनियावी चीज़ है, एक आखिरत वाली चीज़ है, ठीक है. तो दुनियावी चीज़ के लिहाज से आप अगर यहाँ पे आके चीज़ों को ऑब्जर्व करें, दे आर कंपेटिंग द जीसीसी, ओके, मतलब कि ये कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह हर चीज़ को डिजिटलाइज किया जाए और किसी न किसी तरह मार्केट को यहाँ पे लाया जाए, यहाँ पे आके लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, लेडीज़ हों या मेंस हों, तो हर बंदे के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, अगर मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली, आप तो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, मतलब कि आपके हस्बैंड हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर वो मूव कर रहे हैं तो अपने हस्बैंड के साथ suggested डिस्कस करें ना, आप बता सकते हैं. when I came to Saudi, I was not with my husband. ओके, Okay, my husband came 20 days later, अच्छा, and उस टाइम तक I had done everything जो कि मुझे शुरू में आगे कहना था, ठीक है. अब हुआ क्या था, मेरी कंपनी के थ्रू मुझे असिस्टेंस वगैरह मिल रही थी, एंड उनने ये कहा कि बेसिकली जो मेरी कंपनी में जो ऑब्वियसली यानी इस मेरी जान पहचान तो सबसे हो चुकी थी, 2 महीने हो गए थे काम करते रहे, तो डिसाइडेड था कि मैंने जाना कहाँ पर है, बट एट द लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, मैं वहाँ नहीं जा सकती. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. रात को 8 बजे मेरी फ़्लाइट, 8 बजे या 9 बजे थे मेरी फ़्लाइट यहाँ लैंड की थी, एंड ऑब्वियसली उस टाइम हस्बैंड का उनका वीज़ा हमने अप्लाई किया हुआ था कि वो 7 उस तरह आएगी और मैं 2 इतामे पे आऊँगी. उनका आया नहीं वीज़ा, उनका वीज़ा 1 महीने से अप्लाई किया. उम्रा वीज़ा भी इतनी देर नहीं लगती किसी की, लेकिन उनका वीज़ा नहीं है. अब मेरा टाइम आ गया था, मेरी कंपनी वाले मुझे बार बार बोल रहे थे, मेरे एजेंट का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो भी बहुत स्लो थे बेचारे, तो उधर से की देर हो गई, तो कब बाय द वे एजेंट वैसे कंपनी रिकमेंड करती है, राइट, पाकिस्तान में जो एजेंट है. हाँ हाँ, लेकिन वो रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं कि आप इसके अलावा भी किसी एजेंट पे अच्छा रखें, हाँ वो आपकी अपनी चॉइस है. ठीक है, वो सोहर का जो वीज़ा वो लेट हो गया. वो कोई और एजेंट था, वो कोई और एजेंट था जो हस्बैंड के लिए पैक किया, दैट वाज आवर ओन पर्सनल एजेंट, और ये एजेंट जो था वो दूसरा कंपनी ने रेकमेंड किया था, कंपनी से एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया था जो चीज़ें देख लेते उस टाइम में. तो अच्छा, अब हस्बैंड का वीज़ा या कंपनी का तुम तो पहुँचना है, मैंने कहा मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो आ गई, ठीक है. अब वो जो लास्ट मोमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन वाला प्रॉब्लम था वो भी बड़ा टफ था. आई डिडंट नो कि मैंने अब रहना कहाँ पर. 8 हो बजे मैं यहाँ पहुँची हूँ, एयरपोर्ट से निकलते मुझे 10:30 पौने 11 हो गए थे, एंड मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक जगह से गाड़ी बुक की थी, ठीक है, रेंट पे कार बुक की थी, तो बस मुझे वहाँ पहुँचना था गाड़ी लेने पे ये, ताकि मेरी वो एबिलिटी डिस्टर्ब ना हो एंड आई कैन गो एनीवेयर. अब दैट वाज 29th ऑफ सितंबर, फर्स्ट को मैंने ज्वाइनिंग देनी थी, तो मेरे पास बीच में एक दिन था अपना सेटल करने के लिए. तो 11 बजे मैं पहुंची इधर एक रेंटे कार पे, रेंटे कार वाले को भी बार बार कॉल कर रही हूँ, बंद नहीं करना, वो भी 11 बजे जाना था उसमें, उसको मैं कॉल कर रही हूँ, जाना नहीं, मैं आ रही हूँ गाड़ी लेने. पूरे 11 बजे या 11:05 पर वहाँ पहुंची गाड़ी ले.
अब उसके बाद मुझे पता चला था मेरी अकोमोडेशन जो थी वो अब नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, जा के हुआ है बस। वो पर्सनल रीज़न्स थी, जिधर मैंने जाना था उधर नहीं जा पाई हूँ बच्चे उनके, हाँ, कोई अपने घर में कुछ प्रॉब्लम था तो वो नहीं जा पाई। ठीक है। तो देन मैंने आरएस पहले 2-3 होटल्स बुक किए थे booking.com पे जस्ट फॉर द सेफ्टी। बट उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, आई स्टार्टेड गोइंग चेक टू चेक। वो अपार्टमेंट्स जाके पता चला होटल्स नहीं थे, अपार्टमेंट्स थे, दे वर नॉट इन वेरी गुड एरियाज। तो मेरा अब दिल नहीं माना, बिकॉज आई हैड द कार अल्हम्दुलिल्लाह, आई कुड जस्ट से नो आई डोंट वांट टेक इट। मैं गई, देखे, पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तीसरा तो बंदा ही नहीं था, ना ही चाबियाँ भी। यहाँ यूजली क्या होता है, यहाँ रिलेटर्स है वो लोग आते नहीं है घरों के बाहर चाबियाँ रख के, ठीक है, को आप जाते हैं ढोल देखते हैं, कम बैक। अब पहले 2 एरियाज तो मुझे सेफ भी नहीं लग रहे थे, बिकॉज वो, ये नहीं मैं कहूँगी कि रात सेफ नहीं है, रात इज़ वेरी सेफ, बट वो एरिया सिटी है काफ़ी बाहर। आपको पता है ये कैसे करते हैं लोग, वो दिखाते हैं ऐसे। तो थर्ड में आया था, उस पर तो का बंदा था, ना चाबी थी। देन ये करते करते तकरीबन 1:30 बज रहे थे रात के। अच्छा मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बहादुर हूँ, मुझे इस तरह डर नहीं। एट सऊदी में मैं 3 महीने पहले रह के गई थी, एंड आई फेल्ट कि सऊदी इज़ नॉट सेफ जगह ना होने वाली फीलिंग मुझे एक दफ़ा जी। तो सेकेंड टाइम आई वॉज कॉन्फिडेंट। सो अच्छा, फिर क्या हुआ, 1:30-2 बज गए, उसके बाद मुझे भूख लग गई है। तो दिस इज़ जस्ट अ फनी स्टोरी, अब मैं याद करती हूँ। फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं शावरमा हाउस गई, वहाँ से पहले मैंने शावरमा लिया, मेरे पे चलो घर तो मिल नहीं था, खाना खा लेते हैं। तो अच्छा, अब होटेल्स पर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया था कि booking.com पे 12 बजे के बाद अब मैंने और होटल्स देखने, आई वॉज ऑन द कॉल विद माई हस्बैंड ऑल टाइम, बिकॉज और तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो ही सेट के और होटल्स देखते हैं, तो वही स्टार्ट लुकी होटल्स, लेकिन प्रॉब्लम ये था सेम डे रुकी ही रहती booking.com पे। इट हैज़ टू बी फॉर द नेक्स्ट डे। सेम डे होती भी है तो वो 2 बजे के बाद शुरू होती है, दोपहर के 2 बजे, क्योंकि 2 बजे से लेके 12 बजे का साइकिल होता है। रात में उस टाइम बुकिंग नहीं होती, ठीक है। अब आई हैड नो अदर ऑप्शंस। अब ऑफिस में मैं कॉल्स करी थी, यहाँ पे ऑफिस नंबर और पर्सनल नंबर डिफरेंट होता है, सो पीपल डोंट चेक द ऑफिस फोन्स। बट एक्चुअली मैं इसलिए एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, आप होटल्स जा सकते हो बाई कैश, आपको इस इतना रह सकते हो। हाँ, मीन्स बस वैसा हूँ तो वैसे मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप जा सकते हो। तो उस टाइम पे माय हस्बैंड एंड आई बोथ वर वेरी टेंस थे, लेकिन था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। इवेंचुअली माय प्लान वाज कि अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो आई विल गो टू मे बी अलैया में कहीं, या बुरूज वाली एरिया में, या थोड़े क्राउडेड एरिया देख के, जो रात वक्त का क्राउडेड नहीं होता, बट थोड़े वो उस तरह के एरिया में जाके बाय अ पेट्रोल पंप और समवेयर आई विल जस्ट स्लीप इन द कार। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इवन इफ आई स्लीप इन द कार कोई मसला नहीं है, बट दैट अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तानी आपको ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। करेक्ट, कितने टाइम गेट अ परमिट एक्चुअली। हाँ ओके हाँ, ये अच्छी बात आपने बोली है, आपको परमिट लेना पड़ता है। इस्लामाबाद जहाँ से भी आप आ रहे हो उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कहते हैं, दैट इज़ वैलिड फॉर अप टू 1 ईयर। उसके बगैर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। सही, हाँ, यानी कि आपने वो परमिट लिया दया पे आप नहीं है। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, और 3 माह के अंदर अंदर आप यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। मेरे लिए मेनली ये बेस्ट है। वो बहुत ये बहुत ज़्यादा ड्राइविंग पाकिस्तान में तो चलो मैं कहूँगा कि इतना कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लाना होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा जलालत है, ठीक है। खैर, थैंक यू सो मच। कोई आखिरी पैगाम अगर आप देना चाहो? अच्छा, मैं इस चीज़ को अगर समराइज़ करूँ, एक लड़की जो कि अकाउंटिंग से स्टार्ट करती है, फाइनेंस और अकाउंटिंग, देन वो मार्केटिंग में जाती है, मैंने रियलाइज़ किया कि आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करना चाह रही थी, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, या मैं रिमोट जॉब करना चाहती हूँ, मैं बस वेली नहीं बैठना चाहती, मैंने कुछ करना है लाइफ के अंदर। देन आप एक उम्रा वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आती हैं, ठीक है। आप जॉब सर्च करती हैं, आप कुछ ना कुछ क्रैक करती हैं, समहाउ कुछ ना कुछ होता है, आप पाकिस्तान वापस चली जाती हैं। बट आप डीमोटिवेट नहीं होती, आप ये नहीं सोचती कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ और करना चाहिए। देन यू हैव रियलाइज लेट्स स्टार्ट इट अगेन। आपने दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है। आपने फिर एक जो क्रैक, आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। वल्लाह आई डोंट हैव द नॉलेज हाउ आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस हियर इन सऊदी अरेबिया। देन यू कम। आई हैव लर्न अ लॉट। वल्लाह हाँ, जिसने भी आपको कंसीडर कि मुझे कंसीडर किया कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए, मैंने आपको कंसीडर इसलिए किया, मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे, मुझे लगा कि बहुत प्रोफेशनल आप,
ठीक है, मैंने रिकमेंड किया, मैंने आपको बुलाया, आप टाइम पे आई, हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। आई हैव लर्न अ लॉट, वल्लाह वल्लाह आई हैव लर्न अ लॉट। और मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं किसी तरह आपकी हेल्प कर सकूँ। मतलब कि मैं लिंक्डइन अकाउंट आपका मेंशन करूँगा। इफ़ समबडी वांट फ्रॉम पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, अप्रोच यू डायरेक्टली, समहाउ आप उनको हेल्प कर सकते हैं। और जब मैं व्हाट्सएप नंबर आपका देना चाहूँगा दे सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। आखिरी पैगाम आप बस यूथ को अगर देना चाहें तो कुछ दे सकते हैं। यूथ को मैं यही कहूँगी कि नेवर गिव अप फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इफ यू लुक एट माई लाइफ यू विल सी आई हैड chosen so many paths and I still am in the process of choosing my path. आज मैं यहाँ हूँ, I don't know, but eventually I want to start a business. And one thing that I would tell to youth, don't stick to your jobs. Start a business. That is the ultimate motto I have in my life. Business start करो, कुछ भी करो, फेल होते हो दोबारा start करो. Keep starting your business. Start something on the side. Do your jobs. ये नहीं मैं कह रही नहीं करो, कुछ भी नहीं करो. Jobs करो. Go to your job. Do your work. Whatever it is required वो करो. But start something on the side. Do you have some any family pressure like शादी नहीं हो रही या आप कुछ कर नहीं रही, इतने पैसे लगाए फास्ट से आपने बैचलर किए? My parents were the most supportive parents in the history of parents. They have to be the most supportive parents. जब I started working in remote roles during 2017 मैंने ये अपना शुरू किया था. I उस टाइम पे घर बैठ के काम करना was not a thing. ये कोविड के बाद आइडिया हुआ है कि रिमोट भी कुछ होता है. At that time it was very hard for the world to understand कि ये भी कुछ हो सकता है एंड इससे इतना पैसा बन सकता है. वो चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल थी. बट आई टोल्ड दिस थिंग टू माई पेरेंट्स twice, maybe thrice, and they understood. They are the most supportive parents in the history of parents. डू यू थिंक कभी आपने ये रियलाइज़ किया कि लेट्स से आपके कज़न्स भी हैं, ठीक है, और आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि वो देखो उसकी लड़की क्या कर रही है, ठीक है, उसकी कज़न यानी कि आपकी कोई कज़न है उसको रिकमेंड करके कहा हो कि यार ऐसे नहीं, आई वॉज द वन जिसकी एग्जाम्पल ये मैं क्या ठीक है. आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट शुरू से ही. ठीक है, इंटर वाले टाइम पे आई चेंज माई माइंड ऑल टुगेदर. उस टाइम के भी उनका सपोर्ट था. ये सारा पेरेंट्स का सपोर्ट है कि मैं इतनी चीज़ें चेंज कर पाए बिकॉज दे आर द वंस जो उस टाइम पे फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे थे. यू हैव टू टेक देयर एडवाइस एंड एवरीथिंग. सो उस टाइम पे भी दे सपोर्टेड. देन आफ्टर बैचलर्स दे सपोर्टेड माई डिसीजन. एंड व्हेन आई डिसाइड कि मैंने मास्टर्स करना है, मास्टर्स आई डिड इट ऑन माई. माशाल्लाह। तो आई डिड माई सेविंग्स उस सारे साल में एंड देन आई डिड इट ऑन माई ओन. सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं बिकॉज उन्होंने मुझे वो लिबर्टी दी थी, मुझे वो फ्रीडम दिया था कि यू डू गो डू एनी थिंग, यू हैव अस टू फॉल बैक ऑन. तो वो फ्रीडम जो है ना, एक स्पेशली एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी थी. कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एक लड़की के लिए ये वाली फ्रीडम is very important from the parent side. And if I come forward and then उसके बाद तो पाथ बनता ही गया ना, एक के बाद एक. ये डोट्स बस आप बना रहे हो तो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता आप कर क्या है, क्या कर फिर वो आखिर में जाती कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हो जाता है. बाकी थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैविंग यू हियर एंड आई हैव लर्न अ लॉट. I pleasure being here. थैंक यू सो मच मास्टर. So